Hello बच्चों, welcome back to our class. We'll be doing algebra today, continuing with this would be my fourth video. और हम लोगों ने linear equations with two variables हम लोग ने I think so exercise 1.3 तक कवर कर लिया है लास्ट 3 वीडियोस में. वो आप नहीं किया है, वो देख रहे हो पहली बार ये वीडियो, तो एटलीस्ट वो पहले के 2-3 वीडियोस देख लेना. आई होप सीक्वेंस में ही जा रहे हो आप सब लोग. सो आज हम लोग देखेंगे एक अलग तरीके का मेथड टू सॉल्व इक्वेशंस जो देखने में बिल्कुल भी लीनियर नहीं लगते हैं. तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे नॉन लीनियर इक्वेशंस को. तो समझ लो एक इक्वेशन है आपके पास 3/x माइनस वाई प्लस 4/x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. अभी पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया है हमारे पास, क्या ये लीनियर है या फिर लीनियर नहीं है. तो आप बोलोगे कि सर हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे आपके, उसमें आपने बताया है कि अगर ये 1/x रहता है तो इसको हम लोग जब न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो इसको x⁻⁻1 लिखना पड़ता है. तो x का पावर डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पे, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है मतलब 1 है. ठीक है. अभी ये 1/x को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, इसका पावर जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाता है. तो x⁻1 मतलब -1. अभी आप बोलोगे सर अगर -1 दिख गया पावर तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन सिर्फ वो होता है जिसमें वेरिएबल का पावर +1 होना चाहिए. ठीक है. +1 को छोड़ के कुछ भी और नंबर रहेगा तो वो लीनियर नहीं कहलाता. तो यहाँ पे तो भाई साहब x y सब डिनोमिनेटर में भर भर के रखे. ठीक है. तो ये सबका पावर न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा. तो ये लीनियर तो दिख ही नहीं रहा है. तो अभी ऐसे इक्वेशंस हो तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे. तो इसके साथ एक और आपको लीनियर इक्वेशन दिया है, मतलब एक और नॉन लीनियर इक्वेशन दिया है. सॉरी जस्ट होल्ड ऑन ना, मैं ये कपड़ा लेना भूल गया. तो ये तो आपका एक इक्वेशन है. ऐसा दूसरा एक और इक्वेशन दिया होगा जहाँ पे दिया होगा 5/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. ये दो इक्वेशंस है. ठीक है. ये एक है और ये एक है. अब ऐसे नॉन लीनियर दिखने वाले इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करोगे. हमने तो अभी तक लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करना समझा है. तो इसमें एक ट्रिक है. इसमें ट्रिक क्या है, इसमें वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ये करना है कि इसमें जो चीज नॉन लीनियर है ना उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके लीनियर बना देंगे. अब कैसे होगा ये, तो पहले हम लोग सिर्फ ये वाले टर्म के ऊपर ध्यान देते हैं. ठीक है. ये क्या है, दिस इज 3/x माइनस वाई. ठीक है. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/x माइनस वाई. तो ये वही हो जाएगा, 3/x माइनस वाई हो जाएगा. अब यहाँ पे मुसीबत की जड़ कौन है, मुसीबत की जड़ ये टर्म है, ये पूरा. ठीक है. सिर्फ x माइनस वाई नहीं है. देखो x और y तो अपने वेरिएबल है भाई, इक्वेशन में वेरिएबल तो चाहिए, बिना वेरिएबल का तो काम नहीं चलेगा. तो ये दोनों कल्प्रिट नहीं है. कल्प्रिट ये दोनों नहीं है, बल्कि कल्प्रिट ये है कि वो दोनों डिनोमिनेटर में है, ये गड़बड़ है. तो हम लोग ये पूरे टर्म को ही कल्प्रिट मानते हैं, तो हम लोग इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो हम लोग 1/x माइनस वाई को हम लोग लिख देते हैं इट इज इक्वल टू a. सब्स्टिट्यूट कर देंगे a. ठीक है. सिमिलरली 4/x प्लस वाई, इस टर्म को कैसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं 4 × 1/x प्लस वाई. ठीक है. अभी यहाँ पे फसाद की जड़ कौन है, ये है. तो भाई इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके गायब कर देंगे, छू. इसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे एज b, इसको हम लोग b के जैसा सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो जहां पे भी 1/x माइनस वाई दिखेगा वहां पे मैं a लिख दूंगा, और जहां पे भी 1/x प्लस वाई दिखेगा उसको मैं b लिख दूंगा. ये दो सब्स्टिट्यूशंस करेंगे हम लोग. सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा. अब आगे हम लोग जब चलेंगे तब ये धीरे धीरे दिमाग में बैठते जाएगा. ठीक है. सिर्फ ध्यान से देखते रहो, अभी कुछ लिखना मत, मैं टाइम दूंगा.
तो अभी ये पूरा इक्वेशन जो है उसको अगर मुझे वापस से ये दो सब्स्टिट्यूशन के साथ लिखना हो तो यहाँ पे देखो इसकी जगह पे ऐसा लिख दो 3 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई दिख गया, ये 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दिख गया, तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3a हो गया। यस, अब ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इस पूरे को मैं कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ एज बी, ठीक है, तो ये प्लस साइन ऐसे का ऐसा, ये 4 ऐसे का ऐसा, और 4 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, मतलब 4 की जगह ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे b लिखूंगा, तो ये 4b हो जाएगा, राइट, और ये बाकी का ऐसे सेम इक्वल टू 2। समझ में आया? तो इस इक्वेशन को तो आपने कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, a और b है। अब देखो इनके पावर्स क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1, कुछ नहीं है मतलब 1, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स है? यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। तो ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ देखा देखा लग रहा है कि नहीं लग रहा? इधर कुछ सब्स्टिट्यूशन की गुंजाइश है? हाँ है, बिल्कुल है। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको a लिख दूंगा, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं क्या लिख दूंगा, b, तो ये 5 इंटू बी हो जाएगा, तो 5b हो गया ये, प्लस 2a हो गया ये, इज इक्वल टू -4। अब ये मेरा पहला इक्वेशन, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। अब क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन है? हाँ। दोनों में 2 वेरिएबल है? हाँ। तो दोनों को साइमल्टेनियसली जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो इससे अपना काम हो जाएगा। तो अभी देखो, इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, क्योंकि अपनी आदत है a पहले होता है b बाद में होता है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -4। देखो प्लस साइन है तो कोई भी टर्म आप आगे लिखो पीछे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। अभी 2a प्लस 5b -4 है अपना एक टर्म, और दूसरा है 3a प्लस 4b। तो अभी देखो दोनों टर्म्स, अगर समझ लो मुझे a को एलिमिनेट करना है, a को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट का अदला बदली, कोएफिशिएंट का अदला बदली। इसका कोएफिशिएंट 3 है तो ये इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसका कोएफिशिएंट 2 है तो ये इक्वेशन को मैं पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये देखो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6 से हो जाएगा। फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 से डिलीट हो जाएगा, आई मीन कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ। तो अभी इक्वेशन लिखते हैं क्या होगा, देखो 3 इंटू 2a इज इक्वल टू 6a, प्लस साइन 3 इंटू 5 इज 15, तो ये 15b हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू -4 क्या हो जाएगा, -12 हो गया, ठीक है। ये सारा चीज स्टेप बाय स्टेप लिखना है, आप एग्जाम में ऐसा उल्टा सीधा मत लिखना जैसे मैं कैसे भी रैंडमली लिख रहा हूँ, बिकॉज मुझे बोर्ड को ऑक्यूपाई करना है, हाइट भी नहीं है तो मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है। अभी घर पे नसीब से एक बोर्ड है तो आज मैं इतना लेक्चर्स ले पा रहा हूँ घर पे, नहीं तो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि बुक पेन पे ये सब सिखाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, उसमें भी किसी को दिखे नहीं दिखे अपना हाथ आधे टाइम सब थकते रहता है। तो एटलीस्ट आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे पास ये पहले से वाइट बोर्ड है। चलो अभी इस 2 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3a क्या हो जाएगा, 6a हो गया, ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, 2 इंटू 4 इज 8, और 8 इंटू b हो जाएगा, ये 8b, फिर इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है। अभी ये मेरा एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, इसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। तो मैं सबट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सबट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, 6 से कैंसिल हो गया। अभी माइनस साइन किया है तो यहाँ पे सब साइन भी चेंज कर दूंगा, तो 15b माइनस 8b विल बी 7b, राइमिंग हो गया ना, 15b माइनस 8b विल बी 7b, और -12 माइनस 4 विल बिकम -16, ठीक है। तो देयरफॉर b का वैल्यू क्या मिला मुझे, b इज इक्वल टू -16
और ये 7 को इसके डिनोमिनेटर में भेज दूंगा डिवाइड बाय 7। तो ये हो गया मेरा b का वैल्यू। अब इसको मैं a के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा, सॉरी कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये मैंने रैंडमली नंबर्स सिलेक्ट किए, इसीलिए ऐसा अजीब सा नंबर आ रहा है, 16/7 आ रहा है ऐसा कुछ। बट अगर हम लोग रेगुलर वे से करेंगे, जो टेक्स्ट बुक्स में जो ऑलरेडी एग्जांपल्स दिए हैं, तो उसमें ऐसा आपको अजीब और गरीब फिगर नहीं आएंगे, ठीक है। बट स्टिल वी विल कंटिन्यू विथ व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। अब हम लोग वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b, लेट्स से इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसमें मैं b का वैल्यू क्या लिखूंगा, -16/7। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5, जहां जहां पे b है वहां पे -16/7, तो 5 इंटू b, तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में -16/7। देखो माइनस साइन वाला कभी भी टर्म रहेगा ना, तो आदत डाल लो कि उसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये बहुत अच्छी आदत है, इससे आपकी बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस साइन का क्या होगा वो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर गलती से मैं माइनस ब्रैकेट डालना भूल गया, तो ये माइनस साइन कभी हम लोग के ध्यान से निकल गया तो वापस प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें आंसर गलत आ जाएगा। सो वी वांट टू अवॉइड दैट, ठीक है। +2a इज इक्वल टू कितना है, -4। अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा, 16 5 कितना होता है, 6 5 30, और ये -80 हो जाएगा ऊपर, -80/7 + 2a इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब मैं -80/7 को ये साइड लेके जाऊंगा तो +80/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2a बचेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड पे 2a बचा, विल बी इक्वल टू -4 पहले से है प्लस 80/7। अभी यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, 1 है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, देखो क्या होता है। तो 2a विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 4 28, तो -28 हो गया, प्लस साइन ऐसे कैसा, 1 × 80 इज 80, फिर नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 1 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, -28 + 80, मतलब 80 में से 20 निकालूंगा तो 60, 60 में से 8 निकालूंगा तो 52, तो ये नहीं सॉरी 60 में से 8 निकालूंगा तो 52 है, तो यहाँ पे बचेगा 52/7, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू 2a, तो अभी 2 को इसके डिनोमिनेटर में भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 52/2 × 7, यस। अभी मैं डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ कुछ होता है क्या अच्छा मीनिंगफुल। 2 1 2 26, ठीक है। अभी 26, तो a का वैल्यू क्या है अपने पास, 26 / 7, ठीक है। ये मुझे a का वैल्यू मिला, ये मुझे b का वैल्यू मिला, खेल खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे ना, वो कौन से थे, वो ये था, एक तो ये था नॉन लीनियर, ठीक है, और दूसरा अपना नॉन लीनियर इक्वेशन, हाँ सॉरी ये नहीं, ऊपर वाला था वो ये था। तो हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन ढूंढना है, मतलब भाई a और b ढूंढना है ऐसा नहीं है, हम लोग को x और y ढूंढना है, ठीक है। तो x और y का वैल्यू अभी तक हम लोग ने फाइंड नहीं किया, तो मतलब इसलिए अपना खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सो अभी क्या करना है, सर हम लोग ने a का वैल्यू ढूंढ लिया, b का वैल्यू ढूंढना, अब क्या करना है, अब हम लोग b को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/x + y, a को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/x - y, तो आपको फिर से एक इक्वेशन मिलेगा, 1/x - y इज इक्वल टू ये समथिंग समथिंग, फिर उससे 2 लीनियर इक्वेशंस बनेंगे आपके। अब ये क्या है, मैंने रैंडमली नंबर सिलेक्ट किए थे, इसीलिए अब ये बहुत ज्यादा गंदा और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। बट यहाँ तक आप ध्यान रख लो कि a और b का वैल्यूज आपने ढूंढ लिया। अब वापस से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो a इज इक्वल टू 26/7 ना, तो a का वैल्यू क्या है, 1/x - y, तो यहाँ पे लिखूंगा 1/x - y इज इक्वल टू, ये a है मेरा, यस, इज इक्वल टू 26/7, तो यहाँ पे लिख दूंगा 26/7, ठीक है। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो क्या इक्वेशन आता है, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 बन जाएगा, ये x - y पूरा 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 × x - y, मतलब क्या हो जाएगा, ये 26 दोनों को मल्टीप्लिकेशन में मिल जाएगा, तो दैट विल बी 7 इज इक्वल टू 26x - 26y। तो क्या अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया, ध्यान से देखो, x का पावर 1, y का पावर 1,
दोनों का अगर वेरिएबल्स का ऑर्डर 1 है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ है। सिमिलरली अभी मैंने यहाँ पे a को सब्स्टिट्यूट किया, अभी मैं b को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो b इज इक्वल टू क्या है, -16/7 है। अब b को मैंने क्या लिखा है, 1/x+y, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/x+y इज इक्वल टू -16/7। तो वापस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू x+y पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -16 पहले से है इंटू x+y। अब वापस वही हो जाएगा, 7 विल बी इक्वल टू -16x -16y। यस, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ है। तो क्या आप ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो अभी? यस, यू कैन सॉल्व। तो ऐसे अभी ये दोनों इक्वेशंस को वापस साइमल्टेनियसली ऐसे ही सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, ये टाइप के सम्स यूजुअली थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके आप दो वैल्यूज लाते हो, फिर उससे वापस दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेंगे, फिर वापस से उसका सॉल्विंग करके आपको x और y का वैल्यू मिलेगा। तो मतलब पूरा प्रोसेस हमको 2 बार करना है। इसमें सिर्फ यही है, इसी वजह से ये थोड़ा लेंथी है। बाकी अभी हम लोग जब सम्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज क्वाइट इजी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो विथ दिस वी विल बिगिन एक्सरसाइज 1.4 जिसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है एंड इट इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो आराम से ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और इस देखो एक जनरल बात बताता हूँ। ठीक है, मैथ्स में कभी भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हो ना तो एक चीज याद रखो, पहली चीज कि आपके टेबल्स अच्छे होने चाहिए। यू शुड नो योर टेबल्स। मुझे इनफैक्ट खुद 1 और 9 से ज्यादा, मतलब 1 और 9 के बीच के ही टेबल्स आते हैं, 9 के ऊपर का मुझे नहीं आता। 10 वाला आता है, 10 तो सबको आता है। ठीक है, 11 भी एक बार के लिए आता है, 12 वो सब मुझे नहीं आता, तो मैं शांति से उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। कभी भी मुझे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ी तो अगर आप टेबल्स बाय हार्ट कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, तो आपका मैथ्स और अच्छा इम्प्रोवाइज हो जाएगा। सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी होती है कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एकदम ध्यान से करना है उसको। ठीक है, बीच बीच में मोबाइल पे किसका मैसेज आया, ये हुआ वो हुआ, डिस्ट्रैक्शंस जितने भी है उसको अवॉइड करो। क्यों मैं बोलता हूँ, इट इज बिकॉज अलजेब्रा एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जब आप एक गलती अगर आपसे हो गया और वो आपकी आंखों ने देखा नहीं, वो डिटेक्ट नहीं किया आपने, तो वही गलती आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो और आपको फाइनल जब आंसर आएगा तब अजीब सा नंबर जब आएगा, दिखेगा कि नहीं इसका आंसर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तब आपको रियलाइज होगा कि आपने कुछ तो गलती किया है। अब लोग क्या करते हैं एग्जाम के टाइम पे, अभी सम पीपल डू इट कि वो गलती ट्रेस करने में और टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो कि बाद में मिलता तो नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि एक तो आपने ध्यान से किया नहीं, दूसरा गलत आने पे उसी को वापस चेक कर रहे हो, तो उसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अवॉइड डूइंग दैट। सिंपल सी ट्रिक्स है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने का। ठीक है, देखने का कि आपने जो ऊपर वाले स्टेप को सॉल्व किया है, क्या वो नीचे वाला स्टेप और ऊपर वाला स्टेप इक्वल है। मतलब कोई आप नया तो नहीं कर रहे हो उसमें, क्यों अचानक से बीच में किधर एक नंबर ऐड कर दिया, तो दोनों साइड पे करना है। लेकिन हम लोग ने एक ही साइड पे किया, दूसरे साइड पे किया ही नहीं, LHS पे किया ही नहीं, सिर्फ RHS पे सब खिचड़ी बनाते जा रहे हैं। तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, वॉट एवर यू डू यू हैव टू थिंक, अच्छे से शांति से एकदम सोच के फिर करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे, स्लो एंड स्टडी विल ऑलवेज विन द रेस। ठीक है, हो सकता है इनिशियली अभी आप एकदम मैथ्स में अच्छे ना हो या थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा हो आपको स्कोर करने के लिए, कोई बात नहीं, अपने पास पूरा साल पड़ा है, प्रैक्टिस करोगे तो 100 में से 100 स्कोर करना इज वेरी इजी। फुल मार्क्स इज वेरी इजी इन अलजेब्रा। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, आई बी डूइंग द सेकेंड एंड द फोर्थ वन। ठीक है, दोनों थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, आप दोनों इजी वाले कर लेना तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड वन। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास दो इक्वेशन है। पहला है 10/x+y प्लस 2/x-y इज इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन है सॉरी
15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं, अब ये दोनों नॉन लीनियर है एंड इसको हमको लीनियर बनाना है। तो कैसे करेंगे? फसाद की जड़ को सब्स्टिट्यूट कर दो, निकाल ही दो। तो यहाँ पे फसाद की जड़ कौन है? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये दोनों जगह पे है। ठीक है, दोनों इक्वेशन में सेम ही रहेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ? ए। तो यहाँ पे लिखूंगा लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बी इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बी इज इक्वल टू बी। ये आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। पहले ही धड़ाधड़ ए बी डाल मत देना, नहीं तो टीचर बोलेगा क्या ए है क्या बी है, तूने कुछ लिखा नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे आपको दो इक्वेशंस क्या बन जाते हैं? तो देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे a डालोगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 15a माइनस 5b विल बी इक्वल टू -2। ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। अब लेट्स से हम लोग b के टर्म्स को सेम कर देते। क्यों? मैं आलसी हूँ, मेरे को बड़े बड़े नंबर्स को सेम करने में मजा नहीं आता है। ठीक है, तो मैं b को सेम कर दूंगा और b को कैंसिल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके कोएफिशिएंट छोटे छोटे है ना, तो छोटे नंबर से मल्टीप्लिकेशन आता है अपने को, बड़े नंबर्स का अपने को आता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसका जो कोएफिशिएंट है 5, उसको ये इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, अब इसका जो कोएफिशिएंट है b का कोएफिशिएंट जो यहाँ पे है, उसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन के साथ। तो अभी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा वो देखते हैं। 5 इंटू 10 इज 50a प्लस है, इधर भी प्लस डालो। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, प्लस है तो प्लस डाल दो। 2b अभी नेक्स्ट टर्म है तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 5 इंटू 2, ऐसा हाथ से करते जाना, उंगली मतलब पेन से करो, हाथ से करो, करते करते जाना, तो इसमें गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। आदत डाल लो आज से ही, बाद में एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये सब करने का जरूरत नहीं है और आपका आंसर नेचुरली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी वो आदत बन गई है। ठीक है, तो अपने को अच्छी वाली आदत बनानी है। तो 5 इंटू 2 इज 10, तो ये हो जाएगा 10b, फिर इक्वल टू डाल दिया। अभी 5 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 20, तो मैंने 20 लिख दिया। ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 इंटू 15 इज 30, तो ये हो गया 30a, फिर माइनस साइन है तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन डाल दिया। देखो गड़बड़ नहीं करा, गलती से गाय में कभी प्लस भी डाल देते लोग, फिर ढूंढते बैठते हैं कि अरे गलती कहाँ पे होगा। सो वो स्टेप बाय स्टेप। फिर 2 इंटू 5 कितना होता है? 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10b, फिर इक्वल टू 2 इंटू -2 विल बी -4, तो यहाँ पे -4 लिख दिया। अभी मैं दोनों को, सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ 4, फिर यहाँ पे आपको चाहिए तो लिख सकते हो एडिंग 3 प्लस 4, तो वापस ये दो इक्वेशन फिर से 2 बार लिखने पड़ेंगे और फिर उस वहाँ पे ऐड कर दो। तो मैं तो आलसी हूँ, आपको पता ही है, मैं तो नहीं करने वाला, आप ही करना। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा। ठीक है, ऐड करूंगा तो क्या होगा? ये कैंसिल हो गया। ठीक है, -10 प्लस 10 -10 कैंसिल हो जाएगा ऐड करूंगा तो। 50a प्लस 30a विल बिकम 80a, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? 80a इज इक्वल टू 20 प्लस -4, कितना आएगा? मतलब 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 16। तो a का वैल्यू क्या मिला मुझे? 16 अपॉन 80, तो 16 1 जा 16 5 जा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1/5। अभी आप बोलोगे सर आपने तो बोला आपको टेबल नहीं आते, तो यहाँ पे 16 1 जा 16 5 जा तुरंत कर लिया। तो भाई कुछ कुछ याद रह जाता है नसीब से, ऐसा सब कुछ मुझे भी नहीं आता। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या मिला मुझे? 1/5। ठीक है, अब हम लोग a का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम लोग को b का भी वैल्यू मिल जाए, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन पे। तो अभी a का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, स्टेटमेंट लिख देना। फिर जहां जहां a दिखा वहां इस इक्वेशन में 1/5 डालना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है? पहला डिजिट 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखूंगा। 10 इंटू a, तो मुझे a नहीं लिखना, मुझे 1/5 लिखना है, तो इंटू लिख दूंगा 1/5।
देखो जो भी चीज आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना उसका भी आदत रखो कि ब्रैकेट में डाला है, तो क्या एटलीस्ट आपको ध्यान में रहेगा क्या सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस 2b है, तो यहाँ पे प्लस 2b लिख दूंगा, इज इक्वल टू कितना है 4 है, तो 4। अभी इसको मैं सॉल्व करूँ, देखो 5 1 जा 5 2 जा, अभी ये 5 का टेबल आता है, तो दिस विल बी 2 प्लस 2b इज इक्वल टू कितना है 4। अभी ये 2 को मैं यहाँ पे भेजूंगा, तो ये प्लस 2 है, राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2b, यहाँ पे 2b बचा, तो 2b विल बी इक्वल टू कितना हो गया 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचा, तो देयरफॉर b का वैल्यू क्या आया 1, ठीक है। e का वैल्यू 1/5, b का वैल्यू 1। अभी हम लोग वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे 1/x प्लस y इज इक्वल टू a, एंड यहाँ पे लिखेंगे 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, मैं पहले ही लिख देता हूँ, ये 4 होता हो गया ना, ये मेरा इक्वेशन 5 है और ये मेरा इक्वेशन 6 है, तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 5, तो टीचर भी खुश, हाँ भाई इसको मालूम है इधर से इसने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है चलो। तो अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 बन जाएगा, ये x प्लस वाई पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई बचेगा। तो मुझे क्या मिला, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको मैं 6 तक हो गया, इसको मैं 7 बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिला भाई, इज b इज इक्वल टू b लिखा था ना हम लोग ने, हाँ 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो अभी b का वैल्यू क्या मिला है 1, तो इसको मैं 1 लिख दूंगा, तो देयरफॉर 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, कहां से लिखेंगे, फ्रॉम 6, नहीं फ्रॉम 6 एंड, हाँ चलो 6 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अभी ये x माइनस वाई को यहाँ पे भेज दूंगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 1 इज x माइनस वाई, तो मेरे को इक्वेशन क्या मिला यहाँ पे 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 7 है मेरा इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन 8 है। अभी मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई, अलग अलग साइन दिखा तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एडिंग 7 एंड 8, ठीक है। अभी ऐड करूंगा तो आप दोनों ये इक्वेशन और ये इक्वेशन फिर से लिखना, ऐड करना और फिर कैलकुलेशन थोड़ा दिखाना। मैं एज यूजुअल मैं वो सब स्किप करूंगा, आलसी हूँ, नहीं चलो सोचते आज कर ही लेते, चलो छोड़ो। तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ये तो कट गया, प्लस वाई माइनस वाई ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा, ये x प्लस एक्स 2x हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 1 जा 2 3 जा, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 3 मैं कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इसमें कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना आप सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन सा है भाई, ये 8 है, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे जहां जहां x वहां पे मेरा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तब माइनस वाई यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही रहने देता हूँ, ये 3 को उधर भेज दूंगा, सॉरी ये 1 पहले से यहाँ पे है, ये प्लस 3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो माइनस वाई विल बी इक्वल टू +1 -3 इज -2, ये कट गया, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। फिर ये फाइनल स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, देयरफॉर द सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 3, 2। समझ में आया? देखो थोड़ा लंबा था लेकिन आंसर आता है, ठीक है। अभी ये मैंने भी वेरीफाई नहीं किया पीछे कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 आता है कि नहीं, अज्यूम कर रहा हूँ कि सही होगा ये, क्योंकि मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप किया है, बिना कोई गलती किए एकदम अच्छे से कैलकुलेट किया हम लोग ने, तो आई डोंट थिंक मैंने कोई मिस्टेक किया, तो दिस वुड बी राइट, ठीक है। यही कॉन्फिडेंस आपको भी एग्जाम्स के टाइम पे आ जाएगा अगर आप स्लोली एंड स्टेप बाय स्टेप करोगे।
इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में पूरा टाइम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना आराम से, यू हैव टू गेट स्पीड, लेकिन वो स्पीड डेवलप करना पड़ेगा। तो पहले इनिशियली आप स्लोली करो, फिर बाद में आपको चाहिए तो आप यू कैन इंक्रीज योर स्पीड। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लो, ये इतना नोट कर लो। ठीक है, मैं इसको इरेज करके आई विल बी डूइंग द फोर्थ सम नाउ, ठीक है, ऑफ द सेम एक्सरसाइज। तो आप पॉज कर लो इसको। So we are now on the next question, that is question number 4 of exercise 1.4. Okay, so now we have 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 by 4. ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा है 1 upon 2 into 3x plus y minus 1 upon 2 into 3x minus y is equal to minus 1 by 8. ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस में फसाद की जड़ कौन है? यहाँ पे 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। तो हम लोग 1 अपॉन 3x प्लस वाई को a लिख देंगे, 1 अपॉन 3x माइनस वाई को b लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये इक्वेशंस क्या बनते हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन मेरा क्या बनेगा? ये हो जाएगा a, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे a हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 3 by 4। ठीक है, चलो इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूं। अब सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा? 3x प्लस वाई, 1 अपॉन 3x प्लस वाई की जगह पे a, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में a और डिनोमिनेटर का ये 2 तो रहेगा ही, इसको मैंने नहीं, देखो मैं ये टर्म को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं ना, इस पूरे को a सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a अपॉन 2 तो बचेगा ही। यस, तो सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? a बाई 2 माइनस ये मेरा टर्म हो जाएगा b बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 8। अब ये 2 मुझे नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन 2 को बाय 2 कर देता हूं। तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर का 2 चला जाएगा। देखो कैसे, अभी ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या है, यहाँ पे a बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, 2 इंटू माइनस b बाई 2, तो b बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई 8। इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा, ये 2 4 जा बचेगा, राइट। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बना? a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4। इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 और यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस 3 बाय 4। कितना इजी है, साइन अलग मतलब ऐड कर दो, तुरंत कहानी खत्म। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1 प्लस 3, तो यहाँ पे बना देता हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 विल गिव मी व्हाट। देखो बीच बीच में वो सब लिखा करो, कहानी एडिंग 1 and 2 वो सब कहानी लिखना है, खुद से ही सोच के लिखना है। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसको लिख के बता के करना है कि भाई मैंने इसको इसके साथ ऐड किया है, तुरंत धड़ाधड़ मेरे ऐसा कर मत देना। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 बाय 4 और a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4। ठीक है, इसको मैं ऐड कर दूंगा तो a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू, देखो 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 4। ठीक है, 4 कॉमन है तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 बाय 4 बचेगा ये। दिस विल बी इक्वल टू 2a, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या मिला अपने को? 1 अपॉन 4। ठीक है, a का वैल्यू इज 1 बाय 4। अभी a का वैल्यू इज 1 बाय 4 को मैं इक्वेशन 3 में ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1 बाय 4 इन 3,
तो जहां जहां a वहां 1/4 लिखूंगा, तो a की जगह पे 1/4, तो ब्रैकेट 1/4 माइनस b इज इक्वल टू -1/4। देखो ये +1/4 है, राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/4, तो लेफ्ट साइड पे क्या बच गया -b ऐसे का ऐसा इक्वल टू ये -1/4 ऐसे का ऐसा, और ये +1/4 उधर जाएगा तो -1/4 हो जाएगा। तो -1/4 -1/4, तो देखो डिनोमिनेटर कॉमन है 4, ये -1 और -1, -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 लिख देता हूँ इज इक्वल टू -b। तो देखो माइनस और माइनस साइन कट हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो देयरफॉर b का वैल्यू क्या मिला हमको 1/2। ठीक है, इसको मैं कितना है यार 3 तक ही हुआ है ना, 4 लिख देता हूँ और इसको मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब a को वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, b को वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। कितना बोरिंग कहानी है एक का एक चीज वापस करने का, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। ठीक है, किसका हो यार इसको, चलो तो लेट्स सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 1/4। तो a का वैल्यू क्या है 3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a है, और a का वैल्यू क्या मिला है मुझे 1/4, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इधर चला जाएगा और 3x प्लस वाई इधर चला गया, 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। ठीक है, किधर तक हुआ 5, इसको मैं 6 बोल देता हूं। ठीक है, अब फ्रॉम 5 अपने को क्या मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू b विच इज 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई। ये इधर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसको मैं 7 लिख देता हूं। अब देखो यहाँ पे 3x प्लस वाई, यहाँ पे 3x माइनस वाई, प्लस माइनस अलग अलग दिख गए, ऐड कर दो काम तमाम। तो 6 प्लस 7 करूंगा तो क्या होगा, तो देखो लिख देता हूं फिर से वापस, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, ये तो कट गया। 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा 6x, 4 प्लस 2 इज 6, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिला अपने को 1 मिला। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 को मैं किसी भी एक इक्वेशन में डाल देता हूँ, 6 में डाल देते चलो, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई, जहां जहां x वहां वहां 1, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 3 इंटू 1 कितना होता है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे क्या बचा y, तो y का वैल्यू 1। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 1,1। ये आपका कंप्लीट करता है एक्सरसाइज 1.4। इसको पॉज कर लो, इसको लिख लो अच्छे से, नहीं समझ में आया रिवाइंड कर लेना। बेसिक कैलकुलेशंस यहाँ पे समझ लो यार, ये कैसे कैंसलेशंस करता हूँ मैं साइड साइड पे। देखो न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर के साथ उड़ा सकते हो, ठीक है, इधर का न्यूमरेटर को इधर के डिनोमिनेटर के साथ नहीं उड़ा सकते, ये भाई अपना बाप का राज नहीं चलता इधर। ठीक है, फिर इधर का डिनोमिनेटर इधर के डिनोमिनेटर अगर कुछ रहेगा यहाँ पे तो उसके साथ अगर कैंसिल होता है तो कर सकते हो। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो सकता है, लेकिन इधर का डिनोमिनेटर इधर के न्यूमरेटर के साथ ऐसा क्रॉस डिवीजन नहीं होता है, कैंसिलेशन नहीं होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, आप एग्जाम में यूज करोगे तो फटाफट होएगा, नहीं तो क्या ये 2 को मैं इधर नीचे भेजूंगा तो 2/4 इंटू 2 हो जाएगा, फिर उसको कैंसिल करो। तो उससे अच्छा मैंने सोचा एक स्टेप बचा लेता हूँ। ठीक है, याद रखो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हो प्रोवाइडेड सिर्फ 2 ही टर्म हो। यहाँ पे एक टर्म सिर्फ एक ही है 2 है, और कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं। अगर समझ लो यहाँ पे +5 होता ना तो ये 2 और ये 2 मैं उड़ा नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली जब इक्वल टू के एक साइड एक टर्म हो
और दूसरे साइड सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है, उसमें प्लस माइनस और कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं होता है ये सब। ये तो बोलोगे सर आप ही ने किया है, फिर उल्टा सीधा कर दोगे तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको आप पॉज कर लो, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। So बच्चों, now we will move on to the next exercise. Now this is the most interesting part of this chapter, which is word problems. Now मुझे पता है जब मैं छोटा था तो मुझे word problem से बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ होती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि भाई कि कैसे कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब कहना क्या चाह रहा है, उसका वर्ड्स में दे देते और उसको बोलते हैं कि भाई इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। अब काफी टाइम तक मुझे ये समझ में नहीं आता था, और स्कूल में मुझे फ्रैंकली बोल तो किसी ने इतना अच्छे से सिखाया नहीं था कि जो वर्ड्स है उसको कैसे इंटरप्रेट करके अच्छे से उसका एक इक्वेशन बना सके। ठीक है, तो मेरे पे वो गुजर चुकी है, मैंने वो सब सहन कर लिया, मैंने देखा है वो कैसे कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं जेन्युइनली ट्राई करूंगा कि जितना सिंप्लीफाई करके समझा सकूं उतना कोशिश करूं, और आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एकदम इजी बना सकूं। ठीक है, इसके लिए सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बेसिक इंग्लिश। ठीक है, जब कोई एक सेंटेंस पढ़ो तो उसका मतलब समझना चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, इतना अगर आपने समझ लिया ना तो आप लैंग्वेज देखो, मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है तो वही न्यूमेरिकल सेम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ वही है, बट कैसा ना उन लोग लैंग्वेज के साथ खेलते हैं, गूगली डाल देते हैं, कुछ अभी सीधा कान नहीं पकड़ेंगे, उन लोग घुमा फिरा के पूरा गांव घूम के फिरा के फिर कान पकड़ेंगे। ठीक है, तो वो गूगली घुमाने के चक्कर में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर लेंगे, समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि थोड़ा अपना बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड नहीं है तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको हेल्प करते जाऊंगा, तो इससे आपका काम हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि दैट शुड बी मोर देन इनफ, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो वर्ड प्रॉब्लम्स कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन अजीब सा है, अभी ये खुद मुझे समझने के लिए काफी टाइम लग गया था, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है, जो कि बहुत गलत बात है। एक्चुअली जो उन लोग बताना चाह रहे हैं उनको क्लियरली बताना चाहिए। ठीक है, अभी उन लोग ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, और हर एक के ऊपर इक्वेशन लिख दिया है। अभी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिखा है, यहाँ पे 4x माइनस वाई लिखा है, यहाँ पे 2y लिखा है, और यहाँ पे x प्लस 4 लिखा है, और x प्लस 4 इस एरो के ऊपर लिखा है। अभी मैं काफी देर तक तो ये सोच रहा था कि भाई ये एरो के ऊपर लिख के क्या मजा आया, इसको मतलब ये है चीज क्या है ये। ठीक है, फिर काफी देर सिर फोड़ा, फिर बाद में समझा मुझे कि भाई ये शायद ये ऑपोजिट साइड्स का वैल्यू दिया होगा, और अभी महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक्स क्या पता उन लोग क्या सोच के प्रिंट कर देते, तो एरो को इसी के नीचे घुसेड़ दिया है। ठीक है, तो कोई नहीं, तो अभी समझ में तो आ गया, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन इसमें ये दिया है, ये डायग्राम दिया है आपको। अब यहाँ पे इसके अंदर लिखा है आई एम अ रेक्टेंगल, जैसे कि हम लोग को पता ही नहीं कि भाई ये रेक्टेंगल है। ठीक है, पता नहीं उन लोग ऐसा क्या बताना चाहते हैं, तो उसके अंदर लिखा है कि भाई मैं रेक्टेंगल हूं। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। अभी पूछा है यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यूज पूछा है, वाई का वैल्यू और एक्स का वैल्यू। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब ऑल्सो आपको ये भी पूछा है कि फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर मतलब चारों साइड का लेंथ का टोटल कितना होता है, दैट इज योर पेरीमीटर। और एरिया भी पूछा है, मतलब साइड मतलब ये हाइट इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू ब्रेथ जो चाहे बोल दो, साइड इंटू साइड होता है जनरली, तो वो एरिया भी पूछा है आपको। तो इसका अभी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ, आई थिंक थोड़ा फेड हो रहा है, तो इंक डाल देता हूँ। आप 2 मिनट पॉज कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। और सो मेरे को तो ये सोच रहा हूँ अभी भी कि यार 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को बताना पड़ रहा है कि ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर रेक्टेंगल लिखा है। चलो कोई बात नहीं, तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। और यहाँ पे आपको पूछा है पेरीमीटर प्लस एरिया, ये 2 चीज पूछी है, पहली और ये दूसरी, ये 2 चीज आपको ढूंढनी है। ठीक है, तो अगर मैं अज्यूम करता हूं कि ये रेक्टेंगल का साइड का वैल्यू 2y है
और ये रेक्टेंगल का साइड का वैल्यू x प्लस वाई है। तो अभी मुझे ये पता है कि रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई जो कि ये साइड है इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y। ओके, तो ये प्लस y को मैं यहां पे भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, x यहां पे बच गया, 2y यहां से पहले से है, ये प्लस y इधर जाएगा तो माइनस y, तो 2y में से एक y चला गया तो एक ही y बचेगा। तो मुझे पता चल गया कि भैया x इज इक्वल टू वाई। अब मुझे लग रहा है कि मैंने या तो क्वेश्चन गलत किया है तो कुछ तो गड़बड़ है, अभी पता नहीं, देखते हैं। या तो मैंने कुछ 4 वोर लिख दी, अरे ये x प्लस 4 होगा शायद यार, ये मैंने 4 को y लिखा है या क्या पता नहीं। मेरा 4 और y है ना हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, मैं खुद को ही कंफ्यूज कर देता हूँ। हाँ देखो ये x प्लस 4 है ना, ये मुझे पता ही था। हैंडराइटिंग अपना स्कूल टाइम से ही बेकार था। तो यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा ये, तो ये सब वही तो, नहीं तो x इज इक्वल टू वाई अभी मिल गया तो अभी खेल खत्म कर देता था मैं तो पार्टी। चलो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y है, ठीक है भाई। बाकी का यहाँ पे 4 और x भी चेक कर लेता हूँ, सारा इसमें भी पंगा हो जाए। 4x माइनस वाई, हाँ ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8 नहीं, यहाँ पे प्लस 8 है। देखो यहाँ पे एक और गोची मिला, देखा बच्चों, कभी कभी हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन ही सही से लिखते नहीं है, फिर बोलते सर हम लोग परेशान हो गए, आंसर नहीं आ रहा। कहाँ से आएगा भाई, क्वेश्चन ही सब गलत सलत लिख दिए हो। ठीक है, तो इसको मैं पहला इक्वेशन बोलता हूँ, नहीं पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2y को इस तरफ ले लूंगा और ये नंबर को उस तरफ भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये x इधर ही रहेगा, ये प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। ये प्लस 4 है, इक्वल टू के उस साइड आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अपना इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अब ये दो को तो इक्वेट कर, नहीं अभी ये दो को इक्वेट करना है, ये दो को तो हो गया। अभी देखो ये रेक्टेंगल का ये वाला साइड ये साइड के साथ इक्वल होगा भाई, रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो चलो ये दोनों को इक्वेट कर देते, क्या होता है। यहां पे है मेरे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, वाई है ना ये भाई, 2x प्लस वाई प्लस 8, 2x प्लस वाई प्लस 8। अब देखो ये प्लस 2x को इधर ले लेता हूं, क्या हो जाएगा माइनस 2x। तो ये 4x पहले से है, ये प्लस 2x इधर ला लिया तो माइनस 2x हो गया। ये माइनस वाई पहले से यहाँ पे है, ये प्लस वाई को इधर ले लेता हूँ इक्वल टू के इस साइड पे, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो एक और माइनस वाई हो गया। ये 8 इधर ही पड़ा है, भले कोई वांधा नहीं, चलो 8 इधर, इसको इधर ही रहने दो। तो अब देखो 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2x हो गया। y माइनस वाई इज माइनस 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। अब ये पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 और ये भी सब रिड्यूस हो जाएगा, तो मेरे को नॉर्मल x माइनस वाई में मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड कर, इसको मैं या तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2। तो क्या हो जाएगा देखो, तो दिस विल बिकम x, 2x डिवाइड बाय 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। माइनस 2y डिवाइड बाय 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस y बचेगा, इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2 इज 4। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मिल गया, और x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 मिल गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करो यहाँ पे ही, और x और y का वैल्यू खुद से ढूंढो, देखो क्या आता है। मैं भी सॉल्व करूंगा, लेकिन आप पॉज करके पहले आंसर निकाल के रख दो, फिर वीडियो प्ले करके चेक करो कि मेरा जो आंसर आ रहा है और आपका आंसर आ रहा है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। शायद मेरा गलत हो, शायद आपका गलत हो, वी डोंट नो। मैं भी पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं। चलो तो पॉज कर लो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं अभी पॉज नहीं कर रहा, मैं इसको लिख देता हूँ, आप पॉज कर लो। तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 है, और यहाँ पे क्या है भैया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब मैं दोनों को सबट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y प्लस y हो गया ये, तो माइनस 2y
प्लस वाई इज इक्वल टू -4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये क्या, -2y में से एक y ऐड करूंगा तो -y बचेगा सिर्फ, इज इक्वल टू -8 कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। तो अभी इसका वैल्यू मैं यहाँ पे ही डाल देता हूँ इसी इक्वेशन में, इसमें डाल देता हूँ सॉरी। तो x माइनस वाई की जगह पे क्या डालूंगा, 8 डालूंगा, इज इक्वल टू कितना है, 4 है। तो ये -8 को उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 4 + 8 कितना हो जाएगा, 12। तो x का वैल्यू कितना मिला मुझे, 12 मिल गया। ठीक है, तो हम लोग ने x और y का वैल्यू ढूंढ लिया। ये हम लोग का पहला टास्क हो गया। आई होप सबको यही आंसर आया होगा। ठीक है, लेकिन इधर कहानी खत्म नहीं होती, हम लोग को पेरीमीटर भी ढूंढना है और एरिया भी ढूंढना है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, हर एक साइड को ऐड कर लो, टोटल जो आता है वो आपका पेरीमीटर है। इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कमफरेंस और ऑफ द बाउंड्री और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, दैट इज द पेरीमीटर। तो चलो देखते हैं पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, पॉज कर लो, इतना लिख लो, अगर नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर मतलब क्या, ये साइड का लेंथ 2 बार आता है ना, इधर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो मतलब ये साइड को मैंने 2 बार ऐड किया। ठीक है, तो मतलब या तो इसको मैं 2 बार ऐड कर लूं या तो इसको मैं 2 बार ऐड कर लूं, बात तो वही होगी। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ऑपोजिट साइड का डबल और दोनों का ऐड कर दो। तो दो ऑपोजिट साइड मतलब दो एडजेसेंट साइड्स को ले लेता हूं और उसको डबल कर दूंगा तो पेरीमीटर बन जाता है। नहीं तो भाई बहुत गंदा हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करोगे, नहीं करना है अपने को, स्मार्ट रखो। दिस प्लस दिस इंटू 2 कर दूंगा, इंटू 2 मतलब ये साइड को भी मैंने 2 बार ऐड किया, ये साइड को भी मैंने 2 बार ऐड किया, तो हो गया ना आपका पेरीमीटर। ठीक है, तो मैं इसको और इसको ले लूंगा, नहीं या तो हाँ ये दोनों सबसे सिंपल है तो मेरे को अच्छे लगते हैं। तो क्या करूंगा, देखो 4x माइनस वाई प्लस 2y the whole multiplied by 2 is equal to perimeter। yes, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आलसी हूं। ठीक है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो अभी ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले तो इसको आपस में सल्टा देते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4x है, माइनस वाई प्लस 2y, तो क्या बचेगा, एक ही y बचेगा। ठीक है, और ये पूरे को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 इज 8x प्लस 2 इंटू वाई इज 2y। अब x और y का वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 8 इंटू कितना x है, x का वैल्यू कितना है 12 प्लस 2 इंटू y कितना है भैया 8 है। ठीक है, तो 8 2 16, 1 8 1 8 प्लस 96 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 6 12 हो गया, 1 कैरी, 10 प्लस 1 11, तो 112। अभी देखो ये पेरीमीटर है। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या है, एक लेंथ ही है। ठीक है, तो जनरली हम लोग लेंथ का यूनिट क्या लिखते हैं, फिजिक्स में हम लोग लिखते हैं ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर्स या सीजीएस होगा तो सेंटीमीटर, बहुत लंबा डिस्टेंस रहेगा तो किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे कोई डिस्टेंस दिया नहीं, कोई लेंथ नहीं दिया कि कितना वैल्यू है, तो अभी यूनिट तो यहाँ पे लिखना है, क्या लिखे, सेंटीमीटर मीटर। अगर नहीं दिया तो सिर्फ आप लिख दो 112 यूनिट्स, दैट इज द आंसर। अगर सेंटीमीटर में होता सब कुछ तो मैं 112 सेंटीमीटर लिख देता था, अगर मीटर में होता तो मैं 112 मीटर लिखता था। ठीक है, अभी कोई भी यूनिट नहीं दिया तो मैं यूनिट लिख दूंगा। यूनिट्स का मतलब जो आपको समझना है समझ लो। ठीक है, अगर आपने नहीं दिया, अभी मुझे क्या पता आपने किलोमीटर सोच के दिया होगा या सेंटीमीटर दिया होगा, तो वैसा केस में आप हमेशा यूनिट्स लिख दिया करो। ठीक है, 112 यूनिट्स। तो पेरीमीटर का वैल्यू आ गया हम लोग को 112 यूनिट्स। अभी एरिया ढूंढते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, मैं याद रख, भूल जाऊंगा वापस गड़बड़ हो जाएगी।
हाँ, अभी एरिया लिखते हैं। एरिया ऑफ द अबव रेक्टेंगल क्या होता है? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, ठीक है। तो 2y इंटू मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो 2y इंटू 4x माइनस वाई, तो क्या होगा ये 2y मल्टीप्लाइड बाय 4x माइनस वाई, ठीक है। अब ये पूरे टर्म को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, देखो क्या आएगा 2y इंटू 4x, तो 2 इंटू 2 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और x इंटू वाई विल बी xy। फिर ये माइनस साइन बीच में, अब 2y को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2y इंटू वाई, तो y और y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 ऐसे का ऐसा, तो 2y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सबकी, तो ये हो जाएगा 8, x का वैल्यू कितना है भाई 12, और y का वैल्यू है 8, x का वैल्यू है 12 इंटू 8 माइनस 2 इंटू ये y का स्क्वायर, y कितना है भाई 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 1 कितना होता है 9, 96 इंटू ये 8 बचेगा माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इंटू 2 है, तो देखो 6 8 जा 48, 4 कैरी, 8 9 जा 72 प्लस 4 इज 76 माइनस 2 इंटू 164 इज 128, ठीक है। अब माइनस करो, 8 से 8 मर गया 0 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा। ये क्या है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, यहाँ पे लिखना इज्जत से एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इसको लिखो 2y, ब्रेथ ये है, ठीक है, वो सब आप लिखा करो, ठीक है। अब एरिया इज इक्वल टू 640, लेकिन क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर नहीं पता ना, तो हम लोग यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स लिखो, बात वही है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया होगा शायद 640 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है ये, ठीक है। तो पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो चलो अभी से हम एक्चुअल में वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, जो रेक्टेंगल वाला था वो। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 का थर्ड क्वेश्चन देख लेते, चलो ठीक है। अभी मैं मोस्टली क्या है ना, मैं पूरे क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, उसको समझाऊंगा, उससे क्या दो इक्वेशन बनते वो बताऊंगा, ठीक है। मेन हम लोग को क्या है, कंडीशंस जो दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपको इक्वेशन बनाने को आना चाहिए, ठीक है। तो अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, फाइनल आंसर तक नहीं लेके आऊंगा, मैं सिर्फ इक्वेशन आपको बना के दे दूंगा, उसको आप सॉल्व, आप खुद का टाइम लेके वीडियो को पॉज करके आंसर चेक कर लेना। टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर्स दिए होते हैं, उसमें से देख के आप आंसर्स वेरीफाई कर लेना कि सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं किया है सही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आंसर में आप मतलब कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया होगा, वरना हम लोग के इक्वेशंस करेक्ट होंगे। तो इससे क्या होगा, मैं इक्वेशंस इसीलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं ताकि जो टाइम मिलेगा ना उसमें मैं बाकी के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं ट्राई करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकूं आपके लिए, एंड सो दैट यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। फिर प्रैक्टिस के लिए आपको दूसरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. तो अभी इसमें क्या है ना, जो आपको पूछा है ना वो आपका x और y है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, find their present ages, किसका, फादर का और सन का, ठीक है। तो मैं लिखूंगा लेट फादर्स एज बी एफ। मेरा मर्जी, मेरे को एक्स नहीं लेना, कोई बात नहीं, तो आप एफ ले लो, ठीक है। और सिमिलरली लेट सन्स एज बी एस,
ठीक है, यहाँ पे सन का एज क्या लिखेंगे, एस, ठीक है, ताकि अपने लिए इजी हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या दिया है। पहला देखो, दो इक्वेशन बनाने हैं हमको, तो इन्होंने दो कंडीशंस भी दिए होंगे, हर एक न्यूमेरिकल में कंपलसरी देना ही है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, देखो द सम ऑफ, सम मतलब क्या है, प्लस, सम मतलब ऐड, द सम ऑफ, तो अभी प्लस कर रहे हो मतलब कोई दो चीज को ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो कौन सी दो चीज को ऐड कर रहे हो वो देखो, देखते हैं। द सम ऑफ फादर्स एज, तो फादर्स एज को किसी के साथ ऐड करना है, तो यहाँ पे एफ लिख ही देता हूं। सम ऑफ फादर्स एज एंड सन्स एज, कुछ तो ऐसा ही होगा, दोनों की एज को ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या हो गया, टू हो गया, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब किसका, सन का एज, दो गुना सन का एज, ट्वाइस द एज ऑफ सन मतलब सन का एज मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अभी क्या बोला उन्होंने, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द सन एज इज, जहां पे इज दिखा ना वहां पे इज इक्वल टू डाल देने का। क्या बोला है, इज 70, मतलब इज इक्वल टू 70। तो अपना इक्वेशन क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया f प्लस 2s इज इक्वल टू 70। समझ में आया ये? ठीक है, ये s है, इसको 5 मत समझ लेना, नहीं तो मेरी तरह सब वो y का 4 कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, अभी देखो क्या दिया है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, मतलब बाप का एज को ट्वाइस करना है, तो फादर का एज को ट्वाइस मतलब 2f लिख देता हूं, 2 into f is 2f, मतलब वो ट्वाइस द एज ऑफ फादर हो गया ना। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, मतलब फादर का एज को अगर डबल कर दिया, एंड एड इट, मतलब इसको ऐड करना है, एंड एड इट टू द एज ऑफ द सन, मतलब जो सन का एज है उसके एज के साथ पापा की एज को 2 गुना करके सन की एज के साथ ऐड कर दो, तो देन द टोटल सम इज 95। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। देखो f प्लस 2s इज इक्वल टू 70 और 2f प्लस s इज इक्वल टू 95। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। अभी तक आई होप सब लोग समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आप लेट्स से s को उड़ाना है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा, यहाँ पे 2s है, दोनों का साइन सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देना, आपको आंसर आ जाएगा, आपको f का वैल्यू मिलेगा, फिर एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको s का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर बाद में फाइनल आंसर में आपको लिखना है, तो फादर्स एज समझ लो 40 आया, तो यू विल राइट कि देयरफॉर द एज ऑफ फादर इज 40 इयर्स एंड द एज ऑफ सन इज 12 इयर्स या 13 इयर्स या 15 इयर्स, या जो भी लिखना है वो लिख सकते हो आप। ठीक है, लिख रहा हूँ, वर्ड्स में लिखना है। ठीक, वर्ड प्रॉब्लम्स में आंसर, आपका फाइनल आंसर वर्ड्स में अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसका 1 या आधा मार्क होता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई नॉट टू मिस आउट ऑन दैट। काफी बार क्या होता है, हम लोग का करेक्ट आंसर आता है, हाँ एफ का वैल्यू मिल गया, हाँ सन का वैल्यू भी मिल गया, हम लोग खुशी खुशी में, हाँ हम लोग को लगता है हाँ सम हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तो काफी बार वो एक्साइटमेंट में हम लोग भूल जाते हैं फाइनल आंसर लिखना, तो प्लीज ट्राई एंड राइट इट, डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो हम लोग लिखेंगे लेट द डिनोमिनेटर बी d एंड लेट द न्यूमरेटर बी n। भाई अपना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो लेट द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, मतलब डिनोमिनेटर इज मतलब इक्वल टू 4 मोर मतलब 4 ज्यादा, तो मतलब 4 प्लस होता है, 4 प्लस मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर मतलब 2n हो गया। समझना? तो इसको अगर d को मैं यहाँ पे भेज दूं और 4 को मैं यहाँ पे भेज दूं तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस डी, यहाँ पे प्लस डी है, उस साइड जाएगा तो माइनस डी विल बी इक्वल टू, ये +4 है, इसको मैं इधर भेजूंगा तो -4। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन दिया है, उससे अपना दूसरा इक्वेशन बन जाएगा।
तो दूसरा कंडीशन क्या है, देखो द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, मतलब डिनोमिनेटर बिकम्स मतलब इक्वल टू, बिकम्स मतलब इक्वल टू 12 टाइम्स, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। मतलब यहां पे थोड़ा गूगली डाल दिया। अभी यहां पे क्या बोला है, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, कब, when both the numerator and denominator are reduced by 6। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि डिनोमिनेटर में से मैं 6 माइनस कर दूं तो डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 6, रिड्यूस्ड बाय 6 मतलब डिनोमिनेटर में से मैंने 6 माइनस कर लिया, तो ये जो डिनोमिनेटर बनेगा बिकम्स मतलब इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। लेकिन न्यूमरेटर को भी रिड्यूस बाय 6 बोला ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया है, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे n-6 लिखना पड़ेगा ना। देखो डिनोमिनेटर को भी 6 से रिड्यूस करता हूं और न्यूमरेटर को भी 6 से रिड्यूस करता हूं, तो क्या होगा पता है, तो जो नया डिनोमिनेटर होगा वो नए न्यूमरेटर से 12 गुना ज्यादा होगा, 12 टाइम्स मोर। तो अभी इस इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व करूं तो क्या होगा, यहां पे मेरे पास d-6 बचेगा, विल बी इक्वल टू 12n माइनस 12 6 72 होता है ना, 72। हाँ देखो मेरा भी 12 वाला टेबल में थोड़ा गोची है अभी भी, ठीक है। तो अभी ये प्लस 12n है, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो माइनस 12n हो जाएगा। क्या है भाई, n पहले लिखा है तो हम लोग d को यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 12n, ये d को यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस d हो जाएगा, यहाँ पे -6 पहले से है और ये 72 को यहाँ पे ले लेता हूँ प्लस 72। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, इसको लिखता हूं मैं, तो 12n माइनस d इज इक्वल टू 72 माइनस 6 इज 66। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों का आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को, इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आंसर आता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फिर बाद में सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ढूंढ के रुक मत जाना, क्योंकि आपको पूछा गया फाइंड द फ्रैक्शन, तो बाद में आपको लिखना है देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, जो न्यूमरेटर का वैल्यू है उसको न्यूमरेटर में लिखना और डिनोमिनेटर का वैल्यू उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 को क्या, देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 5 दिया है 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A एंड B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। 10 टन मतलब ये कि याद रख लो कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो 10 टन मतलब 10,000 किलो का एक ट्रक है पूरा, उसका कैपेसिटी 10 टन बोले तो 10,000 kg हो जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रक है, उसके अंदर 2 टाइप के बॉक्सेस डालने हैं, एक बॉक्स A है और एक बॉक्स B है, दोनों को आपको भरना है। अभी ट्रक का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वजन उठाने का वो 10,000 किलो है, मतलब 10 टन है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अब क्या होगा, अब क्या दिया देखो, अभी पहला कंडीशन क्या है, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons। मतलब अगर दोनों के बक्सों को ये क्वांटिटी में अगर मैं भर देता हूं, 150 टाइप A का और 100 टाइप B का, तो पूरा 10 टन हो जाएगा। तो मतलब मुझे एक इक्वेशन दिख रहा है इसमें, देखो, तो यहाँ पे लिखूंगा लेट द वेट ऑफ बॉक्स A be is equal to x। ठीक है, यहाँ पे लिख दो लेट द वेट ऑफ बॉक्स A be equal to x। तो अगर एक बॉक्स A का उसका मास x kg है, समझ लो,
तो ऐसे 150 बॉक्स का कितना हो जाएगा? तो 150 बॉक्स ए का वेट कितना हो जाएगा? 150x kgs। यस और नो? लॉजिक समझ रहा है? ठीक है। और वैसे ही यहां पे लिखूंगा लेट 1 बॉक्स ए इज इक्वल टू y kgs। ठीक है, लेट, तो यहां पे लिखना है लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए, 1 बॉक्स ए ऑफ टाइप ए, लेट द वेट ऑफ बॉक्स of type A be is equal to x kgs and let the weight of box type B be is equal to y kgs। तो अभी 100 बॉक्सेस, एक बॉक्स B टाइप का वजन को मैं y kgs बोलता हूँ, मतलब एक B बॉक्स का वजन कितना होगा? y किलोग्राम्स। तो ऐसे 100 बॉक्स B है तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 100y हो जाएगा। जब मैं इतना वजन बॉक्स ए का और इतना वजन बॉक्स बी का अगर मैं ट्रक के अंदर भर देता हूं तो बोलता है द ट्रक इज फुल्ली लोडेड एंड इट वेज 10 kgs, 10 टन। तो मतलब कितना हो जाएगा? 10,000 किलोस। तो देखो अभी इसको मैं स्टेटमेंट में लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं? तो पहले इक्वेशन से मुझे ये पता है 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए मतलब 150x प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी मतलब 100y इज इक्वल टू 10 टन, मतलब कितना हो जाएगा? 10,000 kgs हो जाएगा। समझ में? ये केजी मत लिखना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 बना। अब इसमें ना मुझे एक अच्छी चीज दिख रही है, क्या पता है? ये पूरे इक्वेशन को मैं 50 से डिवाइड करूंगा ना तो ये सब बड़े बड़े नंबर जो ना थोड़े छोटे हो जाएंगे, मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड 1 बाय 50। तो देखो क्या हो जाएगा? 150 x अपॉन 50 ये 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 100y अपॉन 50 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 10,000 है अपॉन 50, 1 0 कट गया, 5 1 जा 5, 200 जा 1000 होता है। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या बना? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200 हो गया। ये मेरा इक्वेशन 2, मतलब ये पहले कंडीशन का सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है आपका। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। अभी देखो सेकंड कंडीशन में क्या दिया है कि व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, अभी 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए मतलब कितना हो जाएगा? 260x उसका वजन हो जाएगा। तो जितने भी टाइप ए के बॉक्सेस है वैसे 260 बॉक्सेस का वजन कितना हो जाएगा? 260x of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B। मतलब अगर मैं 60 बॉक्स टाइप A के भर देता हूं फिर भी उस ट्रक के अंदर 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप B का जगह बच जाता है। ठीक है, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। अभी यहां पे देखो, यहां पे उन लोग ने ये नहीं बोला सो दैट इट वेज 10 टन, यहां पे उन लोग ने बोला सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड मतलब कितना? 10 टन, क्योंकि ट्रक का कैपेसिटी बोला है 10 टन है। तो यहां पे क्या करूंगा मैं? 260 टाइप ए के बॉक्सेस तो उसका वजन इतना हो गया, और 40 टाइप बी के बॉक्सेस मतलब 40y विल बी इक्वल टू कितना? 10 टन। तो वापस 10,000 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं ना, इसको वापस मुझे नंबर को छोटा तो करना पड़ेगा। इसको मैं 20 से डिवाइड करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं 3। ठीक है, ये इक्वेशन मेरा 3 है। अभी मैं लिखता हूं डिवाइड 3 डिवाइडेड बाय 20 कर देता हूं। तो देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 260x अपॉन 20, 2 1 जा 2 13 जा, प्लस 40y डिवाइड बाय 20, 20 1 जा 22 जा, विल बी इक्वल टू 10,000 है अपॉन 20, एक कट गया 2 1 जा 2, 500 जा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचता है? देखो 13x बचा प्लस 2y बचा इज इक्वल टू 500। ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया? 3 हो गया ना, इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूं। ठीक है, अब 3 मिल 4 और 2 ये दोनों में देखो 2y सेम है, दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा तो माइनस हो जाएगा। तो 13x माइनस 3x करूंगा तो 10x हो जाएगा। ये 2y कट गया,
अभी 500 माइनस 200 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 10 से 10 चला गया, x का वैल्यू मुझे मिल गया 30 kg। देखो ओरली कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग टाइम लेके कर लो अपना, ठीक है। अभी x का वैल्यू 30 डालूंगा किधर भी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डाल दो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 30 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस 2y इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो ये 90 उधर चला जाएगा तो 110 हो जाएगा। उसमें माइनस कैसे होगा रे, ये तो नहीं प्लस है। देखो इस साइड में मैंने प्लस का माइनस लिख दिया तो गलती हो गया ना, यहाँ पे गड़बड़। देखा अभी मैं वही सोच रहा था कि माइनस 2y कैसे हो गया। देखो घाई करोगे तो साइन में मिस्टेक हो जाता है, जैसे मेरा अभी हुआ, ठीक है। अब ये 90 इधर चला जाएगा तो 110 हो जाएगा। 110 विल बी इक्वल टू 2y, 2 1 जा 2, 55 जा, तो y का वेट कितना आया, 55 kg। समझ में आया? तो बॉक्स ए का वैल्यू कितना है, x कितना है इसका, 30 किलो, और इसका कितना है बॉक्स बी का, नहीं ये तो यही है, बॉक्स बी का वैल्यू कितना है भैया, 55 kg। समझ में आया ये, ठीक है। इतना नोट कर लो, ये सब नहीं भी यहां तक करो बस, बाकी का ये सब आप ये और ये भूल जाओ। इतना नहीं करोगे नोट चलेगा, ये खुद से सॉल्व कर लो अच्छे से स्टेटमेंट के साथ। बाद में फाइनल आंसर लिखो, देयरफॉर द वेट ऑफ बॉक्स ए इज 30 kg, वेट ऑफ बॉक्स बी इज 55 kg, ऐसा लिख दो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी 6 क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है लेकिन मेरा है, ठीक है। कुरकुरे खाओ सब जाग जाओ। सो क्वेश्चन 6 थोड़ा अलग टाइप का इसीलिए है क्योंकि ये बेसिकली एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है रादर, जो कि स्पीड का फॉर्मूला है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरा, हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। अभी ध्यान से सुनो इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या दिया है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। मतलब अगर वो ए जगह से बी जगह पे गया है तो टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया है, 1900 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है, फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई। चलो एक्स ले लेते हैं और इसको वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो 1900 किलोमीटर का जो इसने डिस्टेंस कवर किया है ना, उसमें थोड़ा उसने बस से ट्रैवल किया है प्लस थोड़ा उसने एयरक्राफ्ट से ट्रैवल किया, ठीक है। अब इन्होंने बोला है बस का एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन का 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोला है इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लग गया, 5 आवर्स लग गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। मतलब बस में कितना उसको, अब ये 1900 किलोमीटर में से कितना डिस्टेंस उसने बस में से ट्रैवल किया है ये आपको पता करना है। तो अभी ये देखो कैसे करेंगे। तो हम लोग ये वाले फॉर्मूला को यहाँ पे ध्यान में रख के फिर इसको सोचना है। तो देखो हम लोग के पास क्या दिया है, तो स्पीड ऑफ बस दिया है कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट दिया है आपको कितना है, 700 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम कितना है, 5 आवर्स है, ठीक है। सॉरी अलग देख रहा हूं, ये दिया और टोटल डिस्टेंस दिया है 1900 किलोमीटर,
तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयरक्राफ्ट कैन बी इक्वल टू 1900 किलोमीटर्स। यस और नो, किलोमीटर मत लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्या ये बात सही होगी अगर मैं ऐसा लिख दूं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयरक्राफ्ट, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये 1900 किलोमीटर का जर्नी होगा। यस, तो ये मेरा पहला इक्वेशन बन सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला है, जो चीज आपको पूछा है उसी को आपको x या y अज्यूम करना है, या जो भी वेरिएबल अज्यूम करना है वो। तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो बस में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, डिस्टेंस b, ठीक है, d सफिक्स b। तो यहां पे आप स्टेटमेंट लिखोगे लेट db be is equal to the let db be the distance traveled by bus। फिर सिमिलरली लिखो dA be the distance traveled by aircraft, ठीक है। फिर लिखो TA be the time taken for traveling in aircraft। फिर TB लिखो टाइम टेकन ड्यूरिंग ट्रैवल इन बस या टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग फॉर बस, ठीक है। और SA लिखो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, SB स्पीड ऑफ बस, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स को एक ही बार में लिख दो। पहले लेट दिस सबका नाम लिख दो, सबका नामकरण कर दो पहले, ठीक है। इतना अगर कर लिया तो लेट अस स्टार्ट विद द इक्वेशन, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, dA प्लस dB इज इक्वल टू 1900। दोनों का डिस्टेंस मैं ऐड करूं तो 1900 होना चाहिए। इसको मैं चलो 1 मार्क कर लेता हूं अगर। तो अभी सेकंड कंडीशन क्या दिया है, सेकंड कंडीशन कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ बोला है कि स्पीड इसका इतना है, इसका इतना है, ठीक है। तो अभी स्पीड के हिसाब से अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं। अब बोला है टोटल टाइम भी दिया है, देखो टोटल डिस्टेंस दिया है, इससे मुझे पहला इक्वेशन मिला। अब टोटल टाइम भी दिया है 5 आवर्स, उससे मुझे मेरा दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि टाइम टेकन इन बस प्लस टाइम टेकन इन एयरक्राफ्ट। बस में ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगा समझ लो 2 घंटे, और एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करने के लिए उसको 3 घंटा लगा, तो ये 3 + 2 करूंगा तभी तो मेरे को 5 आवर्स मिलेगा। यस, तो अभी ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, ठीक है। इसको मुझे लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग के पास वेरिएबल 2 ही है, एक वेरिएबल dB है, एक वेरिएबल dA है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे dB और dA लिखना अच्छा लगता है। अगर आपको x याद रखना है कि लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बी x, लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एरोप्लेन बी y, तो आप x + y भी लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में x और इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में y, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो अभी टाइम को मुझे डिस्टेंस के हिसाब से लिखना है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम को यहाँ पे भेज देता हूँ और स्पीड को नीचे लेके आता हूँ, तो क्या बन जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, तो टाइम टेकन बाय बस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन बस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बस। तो देखो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस अपॉन स्पीड ऑफ बस प्लस टाइम इन एयरक्राफ्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एयरक्राफ्ट अपॉन टाइम टेकन बाय अपॉन स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। अब देखो SB और SA का वैल्यू दिया है, तो हम लोग को यहाँ पे एक और वेरिएबल नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो dB आपका क्या है, x है, तो यहाँ पे x लिख देता हूँ, यहाँ पे y लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए है। तो अभी मेरा सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा पहला वाला भी लिख देता हूँ आपके हिसाब से, x + y इज इक्वल टू 1900 है। यस, दूसरा इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, x अपॉन SB का वैल्यू कितना है, 60, तो x अपॉन 60 प्लस दूसरा इक्वेशन क्या है, y अपॉन स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितना है, 700, तो y अपॉन 700
हैज टू बी इक्वल टू कितना 5। ठीक है, अभी ये डिनोमिनेटर दो अलग अलग है, ठीक है, तो अभी दोनों को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे इसको मल्टीप्लाई बाय 60 और 700 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, इक्वेशन अभी तक कुछ मार्क नहीं किया, 1 किया है ना, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन, ये तो 1 ही है अपना ऑलरेडी, और इसको मैं 2 बोल देता हूँ। तो अभी मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई 2 बाय 60 इंटू 700, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो इतने बड़े को। तो अभी देखो क्या होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, इसको इरेज कर रहा हूं, पॉज करके लिख लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पूरे इसको, तो x/60 आपके पास पहले से है, उसको आपने 60 और 700 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर ये प्लस साइन, फिर y/700 आपके पास पहले से है, उसको भी 60 और 700 के साथ मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 है, उसको आपको 60 और 700 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, 60 कैंसिल हो गया, 700 कैंसिल हो गया, मतलब पूरे इक्वेशन में से मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को गायब कर दिया, तो मेरे लिए इजी हो गया। तो अभी मेरे पास क्या हो गया, 700x बचा प्लस 60y बचेगा, विल बी इक्वल टू 5 6 30, ठीक है, और 3 7 21, तो 21 हो गया, और 30 का एक 0 इधर, और बाकी के इधर के 3 0, 1 2 और 3, ये हो गया मेरा ये वैल्यू। ठीक है, अब ये मेरा इक्वेशन 3 है। अब 3 और 1 देखो अलग अलग है, तो इसको मैं पूरा 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 60y हो जाएगा, ये भी 60y है, तो दोनों का आप सबट्रैक्ट कर लो, इक्वेशन आएगा, उसमें से x का वैल्यू मिलेगा, फिर y का वैल्यू मिल जाएगा, आपको दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड पता चल जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो ये। ठीक है, और तो ये 6 क्वेश्चन तो कर लिया, अभी फर्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट बच रहा है, वो देख लेते, तो ये पूरा प्रॉब्लम सेट अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पॉज कर लो, इसको लिख लो, इतना मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। ठीक है, द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 19 एंड फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग 2 नंबर है, ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो फाइंड द नंबर्स बोला मतलब वो दोनों नंबर को x और y अज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी स्मॉलर नंबर, मतलब यहाँ पे नंबर लिखना पूरा, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एंड लेट y बी बिगर नंबर। ठीक है, तो x आपके छोटे मियाँ है, y आपके बड़े मियाँ है। तो अभी क्या बोला है यहाँ पे, द 2 नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना डिफरेंस आता है, 3 का, दोनों के बीच में फर्क कितने का है, 3 का है। तो फर्क कब निकालोगे, बड़े में से छोटा निकालोगे ना, तो बड़ा कौन है y, छोटा कौन है x, तो बड़े मियाँ माइनस छोटे मियाँ विल गिव यू 3। ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया है, द सम दिखा, मतलब पहले तो प्लस डाल ही देने का, मतलब कोई 2 चीज का ही होगा। ठीक है, अभी देखो क्या बोला है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अभी स्मॉलर कौन है, छोटे मियाँ कौन है, x, उसका ट्वाइस, मतलब ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2x हो जाएगा, तो प्लस के एक साइड पे 2x लिख दो। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब बड़े मियाँ, इंटू 3y इज मतलब इक्वल टू 19। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम कर दो, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर दो। तो यहाँ पे 2x है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो ये भी 2x हो जाएगा।
दोनों का साइन अलग है, इसका प्लस 2x है, इसका माइनस 2x है, साइन अलग है तो ऐड कर देंगे, 2x कट जाएगा, ये ऐड कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये? देखो है ये काफी इजी, सिर्फ आपको थोड़ा लैंग्वेज समझना है। अगर लैंग्वेज समझ लेते हो तो एक इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको एक्सरसाइज 1.5 तक सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं। जो बाकी के प्रीवियस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो बच गए हो उसको होमवर्क में कर लो। और एक्सरसाइज 1.5 के पहले आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हैं, तो वो सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स को अच्छे से उसके क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप खुद से इक्वेशन बनाने की ट्राई करो और फिर देखो कि जो इक्वेशन टेक्स्ट बुक में बने हुए हैं और जो इक्वेशन आपने बनाए हैं वो सेम है या नहीं है। देखो आप लैंग्वेज को समझने का कोशिश करो, इसमें हम लोग को मैथ्स नहीं करना है। मैथ्स तो हम लोग ने कर लिया, अभी तक जितना भी क्वेश्चंस किया उससे आपका मैथ्स तो अच्छा हो ही गया है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको आ गया है। अभी जो आपको समझना है वो लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस आप वर्ड प्रॉब्लम्स के करो ना, उसका लैंग्वेज समझने का ट्राई करो और जो वो कहना चाहता है उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखने का ट्राई करो। फिर मैच करके देखो कि आपके इक्वेशंस और जो यहाँ पे इक्वेशंस दिए हुए हैं क्या वो सेम है या नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपना प्रॉब्लम सेट 1 बचता है, उसमें से मैं मोस्टली सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करूंगा। बाकी के जो हम लोग ने क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस एक्सरसाइज के वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे आपको खुद से सॉल्व करने हैं। यू कैन स्टार्ट विद दैट। अगर आप प्रॉब्लम सेट के भी अगर आप न्यूमेरिकल्स खुद से कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। तो ऑल द बेस्ट, प्लीज अच्छे से मेहनत करो, स्लो एंड स्टडी करना, स्टेप बाय स्टेप करना। ऊपर का साइन और नीचे का साइन को चेक करते जाना, ऐसा नहीं ऊपर प्लस और बीच में माइनस कर दिया हो कहीं पे। तो ये सब चीजें फॉलो करोगे तो आपका आई एम श्योर अलजेब्रा सॉल्व करने का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।